एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 6 गांव का प्रशासन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। नाउ वी स्टार्ट। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं और उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, तो भारत में जो गांवों की संख्या है वो 6 लाख से ज़्यादा है और हर गांव में पानी, बिजली और सड़क की व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव भी करना पड़ता है और आपसी विवादों को निपटाने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इन सारे कामों को करने के लिए हमें गाँव का प्रशासनिक ढांचा चाहिए होता है। ठीक है, तो इन सब की व्यवस्था गांव का प्रशासनिक ढांचा करता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, गांव की पंचायत व्यवस्था को समझा था। इस वीडियो में हम गांव के प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के काम को देखेंगे कि गांव में ये जो प्रशासनिक काम होते हैं वो किस तरह से चलते हैं। गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। उनकी आजीविका का साधन खेती होती है। गांव में रहने वाले लोगों के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो उनका निपटारा वहाँ की स्थानीय पुलिस के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं। पुलिस थाना, हर थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। यानी हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है जो वहाँ पर मौजूद जितने भी मुद्दे होते हैं, जैसे कहीं चोरी हो जाए, किसी के बीच में लड़ाई हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उससे रिलेटेड सारे मामले वो देखता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है। तो हम जिस भी एरिया में रह रहे होते हैं वहाँ पे हमारा नज़दीकी एक पुलिस स्टेशन होता है और हमारे पूरे एरिया की जिम्मेदारी उसी की होती है। उसी तरह गांव में भी पुलिस स्टेशंस होते हैं। यदि गांव में किसी के बीच में लड़ाई हो जाती है या कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो लोग वहाँ जाते हैं और अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। और वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछे, वो पूछताछ करे कि घटना क्या है, कैसे हुई। इसके अलावा वो जांच पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करें। जैसे कि गांव में ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ होती हैं वो खेतों को लेके होती हैं। जैसे गांव को मेड़ों के आधार पर बांट दिया जाता है। यानी गांव में खेतों को बांटने के लिए कोई दीवार तो लगाई नहीं जाती है, बस मेड़ लगा दी जाती है कि ये खेत तुम्हारा होगा और ये खेत हमारा होगा, इस तरह से। तो अक्सर लोग ऐसा दावा करते हैं कि मेरे खेत पे कब्जा कर लिया या इस तरह की जो भी गड़बड़ियाँ होती है। तो इस तरह का मामला सुलझाने के लिए जो लोग होते हैं गांव के, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। इस चैप्टर में एक स्टोरी दी हुई है इस व्यवस्था को समझाने के लिए। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर ज़मीन है जिस खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। यानी अगर आप लोग मान लें तो ये मोहन का खेत मान लेते हैं और ये रघु का खेत मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का खेत है। और क्या होता है कि वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। तो मोहन के पास ही बिल्कुल रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होती है। तो दोनों का खेत एक छोटी सी मेड़ है जिससे अलग होती है। और फिर एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन के कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वह थोड़ा डरा हुआ था। तो मोहन ने ऐसा दावा किया कि जो रघु का खेत है उसने अपनी मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है। तो उससे क्या हुआ है कि उसका कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। ठीक है, तो उसको इस बात पे बहुत गुस्सा आया। मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वह थोड़ा डरा हुआ था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। तो जो लोग थोड़े इस प्रकार के होते हैं कि उनका गांव में दबदबा होता है तो बाकी लोग उनसे थोड़ा डरते हैं। तो इस वजह से मोहन भी डर रहा था। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच में कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों के बीच में कहासुनी, फिर अचानक से झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए।
उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। यानी दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई बिल्कुल। तो जो वहाँ के एक डाक खाने में काम करने वाला व्यक्ति था, उन्होंने बोला कि उन दोनों को पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो ऐसा भी बहुत से लोगों को लगता है, वो पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा और हमारा टाइम भी ख़राब होगा। ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। तो ये डिसाइड हुआ कि जो मोहन था, जिसको ऐसा लग रहा था कि रघु ने उसकी मतलब थोड़ी सी अपनी खेत को बढ़ा लिया है, तो वो अपने पड़ोसियों को लेकर जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि पैसे की नहीं है, कि बात पैसे की नहीं है। हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। तो किसी ने सुझाव दिया था कि हम किसी बड़े पुलिस स्टेशन में जाते हैं। तब मोहन ने कहा नहीं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो एरिया है, वो इसी पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, इसीलिए हमें यहीं पे रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। और ऐसा ही होता है, आपका जो एरिया होता है उसके अंडर में जो भी पुलिस स्टेशन हो, हमें वहाँ जाके ही रिपोर्ट लिखवानी होती है। उसके बाद पुलिस थाने में जब वो लोग पहुँचे तो वो लोग देखते हैं कि जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे ना बचाते तो बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए वहाँ पहुँचेगा। तो उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत के बाद ये तय हुआ कि पुलिस स्टेशन की तरफ से एक हवलदार उस घटना पे पहुंचेगा और पूरा मुआयना करेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कैसे पता चलेगा कि उस जो रघु था उसने मतलब खेत को बढ़ाया था या नहीं बढ़ाया था? तो इसके लिए गांव में राजस्व विभाग होता है। ठीक है। जो सब सारे मतलब गांव में जितने भी लोग होते हैं, उनके जो जो खेत होते हैं उसका रिकॉर्ड रखता है। ठीक है। तो राजस्व विभाग का काम, अब ये राजस्व विभाग के काम के अंडर अब जो पुलिस होगी वो उनके पास मतलब जाके रिकॉर्ड्स चेक कर सकती है कि मोहन का खेत कहाँ से कहाँ तक का था और रघु का खेत कहाँ से कहाँ तक था। तो इसके आधार पर फैसला दिया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि राजस्व विभाग का क्या काम होता है। पटवारी, जमीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। तो गांव में एक पटवारी होता है जिसका काम होता है कि वो हर किसी की ज़मीन को नापे और इसका रिकॉर्ड रखे। तो गांव में हर किसी की ज़मीन का जो रिकॉर्ड होता है वो पटवारी के पास होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में उसे कुछ और कहा जा सकता है, आंध्र प्रदेश में कुछ और, राजस्थान में कुछ और। तो सब अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम है। कहीं पर पटवारी कहते हैं, कहीं पर लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। लेकिन हर जगह नाम भले अलग है लेकिन उनका काम एक ही होता है। ठीक है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है, जो उस गांव जमीनों का लेखा जोखा रखता है। हर एक पटवारी कुछ गांव के लिए कि ये गांव आपके अंडर में आता है, तो वो उस गांव का पूरा मुआयना रखता है कि किसकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है और कौन से किसान ने किस उसमें खेत में क्या उगाया है, कितनी फसल हुई है। इस तरह की सारी चीज़ें पटवारी को रखनी होती है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का हिस्सा है। यहाँ पे रिकॉर्ड रखा गया है और ये मैप है। इसको एक मिनट
इसको पैमाने के ऊपर नहीं बनाया गया है, ये मैप है, ठीक है, कि कहाँ से लेके कहाँ तक की खेती है, फिर कहाँ पे लोगों ने कुआं खोदा है, कहाँ पर पेड़ लगाए हैं, कहाँ सड़कें हैं, और पूरा रिकॉर्ड वो लोग रखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की ज़मीन है, कितनी ज़मीन है, क्या बोया है, किस साल, ठीक है, कहाँ पर कुआं है, कहाँ पर क्या है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं, ठीक है। तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर जरीब कुछ इस तरह से होती है, जरीब का इस्तेमाल होता है और उससे ही खेत को नापा जाता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। तो जो पटवारी होता है वो किसानों से भूमि कर भी लेता है, यानी टैक्स भी लेता है, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली जो फसलें होती है उसकी जानकारी देता है, जैसे किस किसान ने क्या उगाया है इस साल की, क्योंकि कभी कभी जो किसान होते हैं वो अपनी फसलों को चेंज भी करते रहते हैं। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसीलिए ज़रूरी है कि वह उनको दुरुस्त समय समय पर दुरुस्त करता रहे, यानी समय समय पर उनमें डाटा लिखता रहे कि जो जो चेंजेस आए हों, कोई कहाँ पर किसी ने अलग अगर कुआं खोदा है तो वो उसको भी ऐड करेगा, अगर गेहूं की जगह धान उगाने शुरू किए हैं तो वो उसको भी ऐड करेगा। तो उसका काम होता है कि वो जो डाटा है उसको लिखता रहे टाइम टाइम पर। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं, और जो भी उनका सीनियर होगा वो इन सारे कामों को देखता है कि उन्होंने सही से काम किया है या नहीं, सारा जो डाटा है वो सही से लिखा गया है या नहीं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो जितने भी राज्य हैं सबको ज़िले में बांट दिया गया है, फिर ज़िलों को तहसील में बांट दिया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताई है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखना, तभी आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार, ठीक है। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, फिर तहसीलदार आता है, और उसके बाद गांव और वार्ड वगैरह आते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वह पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। तो पटवारी का काम होता है कि वो टाइम टाइम पे रिकॉर्ड को सही ढंग से रखे और टैक्स इकट्ठा करते रहे। वह यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तो तहसीलदार का जो दफ्तर होता है वहाँ पर ज़मीन से रिलेटेड जो भी मुद्दा होता है वो वहाँ पर सुना जाता है। इसके अलावा अगर किसान चाहे तो वो अपने रिकॉर्ड की कॉपी भी ले सकता है। एक नया कानून, जैसा कि इंडिया में 2005 में एक कानून आया था, जिसके बाद महिलाओं को भी ज़मीन में हक मिल गया था। तो इसमें हम उसी कानून की बात करेंगे। जैसे जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष आते हैं। जैसा कि जब भी हम सोचते हैं कि एक किसान, तो किसान वर्ड बोलते ही दिमाग में एक इमेज आती है जो कि एक पुरुष की आती है, ठीक है। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ खेतों में हेल्प करने वाली होती हैं। अभी तक कई राज्यों में औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पहले औरतों को ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जो ज़मीन होती थी वो बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल दिया गया। पहले अगर पिता की मृत्यु हो जाती थी तो जो भी ज़मीन होती थी उनके जितने भी बेटे होते थे उनमें आपस में बांट दी जाती थी। लेकिन इस कानून में अब बदलाव आया है। नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। तो अब नया कानून ये है 2005 का, कि अगर पिता की मृत्यु होती है तो जो भी ज़मीन का हिस्सा होगा उसमें बेटों को भी हिस्सा मिलेगा, बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा, और जो उनकी मम्मी होंगी उनको भी हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो
इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, जैसा कि बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सुधा का, कि सुधा एक खेतीहर खेती वाले परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती थी। तो अपने पापा की मृत्यु के बाद, डेथ के बाद, वो अपनी मम्मी का हाथ बटाने खेतों में काम करने के लिए आया करती थी। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। तो उसने पटवारी से बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अब क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं रहे, तो वो उसके साथ साथ, उसके बेटों के नाम के साथ साथ उनकी दोनों बेटियों का और उनका नाम भी रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी चिंता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। ठीक है, तो इन फ्यूचर भी वो, उनके पास जो भी हिस्सा होगा वो उससे अपना जीवन चला सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।